हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस के डेली न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 28 अप्रैल के न्यूज़ एनालिसिस के साथ आपके साथ जुड़े हैं। ठीक है, सो द हिंदू का 28 अप्रैल का आप देख सकते हैं ये। चलिए, पहला जो हमारा आज का आर्टिकल हम लोग जो डिस्कस करेंगे, बेसिकली ये हम आज डिस्कस ना करते हुए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा एक आर्टिकल है सेडिशन, ये लगभग पूरे वीक आपको इसके आर्टिकल्स दिख रहे हैं। कल भी था, परसों भी था, आज भी है। एंड इसमें हो क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली ये जो सेडिशन से रिलेटेड मैटर है वो पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसका जो आखिरी हियरिंग रखा है, दैट इज बीन शेड्यूल्ड ऑन 5 मई, और उस दिन जो है वो फाइनल डिसीजन जो भी आएगा सेडिशन। तो आपको ये पता है कि सेडिशन जो हमारा एक कानून है, ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन 124A के अंदर दिया हुआ है, और ये बहुत ही पुराना कानून है। तो इसके जस्ट लेजिटिमेसी को लेकर या फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर बार बार क्वेश्चन उठता है कि क्या इसे हटा देना चाहिए, कि कॉलोनियल एरा का लॉ है, अभी हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये कर्व कर रहा है। तो ये सारा डिस्कशन हम लोग, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेडिशन, उसको हम लोग पूरा अच्छे से देखेंगे। सैटरडे को अपने इस हफ्ते के हॉट इशू ऑफ द वीक में सेडिशन लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप फिलहाल बस अभी ऑब्जर्व कीजिए इस आर्टिकल को, बाकी सैटरडे को हम लोग डिटेल में सेडिशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, SSLV डेवलपमेंट फ्लाइट्स लाइकली इन 2022। SSLV है क्या और क्या है कि इसमें 2022 से इसका जो है सैटेलाइट लॉन्च शुरू होगा। तो SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV, स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल। तो स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल यूज़ किया जाएगा स्पेस में, उसको क्या बोलते हैं? SSLV बोलते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब इसके बारे में आपको बात करना है कि जो इसरो है वो डेवलप कर रही है एंड सोच रही है कि 2022 तक ये पूरा काम पूरा हो जाएगा। एंड और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर जानना है तो इसके अंदर 3 मिशंस की बात की जा रही है, और तीनों मिशन कहाँ से निकलेंगे? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है वहाँ से, और डिजाइंड एज लॉन्च ऑन स्मॉल सैटेलाइट्स ये हमारा। और उसके बाद इसकी बात करें SSLV की, तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इट इज़ अ 3 स्टेज रॉकेट विद अ हाइट ऑफ 34 मीटर। 3 स्टेज का रॉकेट है, 34 मीटर हाइट है, और ये 120 टन्स तक के वेट को क्या कर सकती है? लिफ्ट कर सकती है, लिफ्ट ऑफ कर सकती है। और अगर हम लोग इसको कंपैरिजन करें अदर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, तो हमारे यहाँ अदर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स क्या क्या हैं? PSLV, GSLV। ठीक है, और पहले एक हुआ करता था ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो अब यूज़ नहीं होता है, अब PSLV या GSLV ही यूज़ होते हैं। उसके बारे में अगर बात करें तो आइए हम लोग इसके लिए बेटर एक डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा एक्चुअली में क्या सारे जो हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं इंडिया के, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो SLV और ASLV, SLV यानी हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो सबसे स्टार्टिंग का था, वो एक सिंपली उसने इसरो ने उसको नाम दे दिया SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड इट वाज फॉलोड बाय द ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो इसमें आपको बात करें तो ये दोनों ही स्मॉल सैटेलाइट्स को कैरी करने के लिए थे, जिनका वेट 150 किलोग्राम तक बस था। ठीक है, और वो भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में से जो है वो प्लेसमेंट होता था। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था दैट वाज PSLV, और सबसे ज़्यादा आज तक के स्पेस एक्सप्लोरेशन जो हुए हैं इंडिया की तरफ से, वो किसके द्वारा हुए हैं? PSLV की तरफ से, इंक्लूडिंग द वेरी इंपॉर्टेंट चंद्रयान 1 मिशन एंड मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान का जो हमारा मिशन था, और चंद्रयान पहला। अगर PSLV की बात करें तो पहला लॉन्च 1994 में, और ये इसरो का मेन रॉकेट एवर हुआ है आज तक का। एंड अगर बात करें तो ये मोस्ट रिलायबल रॉकेट है जो इसरो ने अभी तक यूज़ किया है, एंड इट यूजेस 2 लॉन्च व्हीकल्स। इसरो आज के डेट में 2 लॉन्च व्हीकल यूज़ कर रहा है, PSLV एंड GSLV। तो PSLV से अभी भी लॉन्चेस होते हैं, और GSLV जो है हमारा अभी रिसेंट एडिशन जो हुआ है वो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। GSLV, इट इज़ मच मोर पावरफुल रॉकेट मीन टू कैरी हेवियर सैटेलाइट। तो ज़्यादा हेवियर सैटेलाइट को कैरी करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? GSLV इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद बात करें तो इसमें इट कैन टेक 10,000 किलोग्राम सैटेलाइट्स, तो 10,000 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये क्या कर सकता है? इट कैन कैरी। एंड दिस इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेज फॉर्म्स द 3rd स्टेज ऑफ GSLV Mark 3। और इसका तीसरा स्टेज में क्रायोजेनिक यूज़ करते हैं, इसको हम लोग क्रायोजेनिक GSLV Mark 3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड Mark 3 वर्जन्स हैव मेड इसरो इंटायरली सेल्फ सफिशिएंट फॉर लॉन्चिंग इट्स सैटेलाइट। और सिर्फ अपने सैटेलाइट नहीं, तो आप सुने होंगे कि लास्ट ईयर पिछले 2 साल में इंडिया ने लगभग बहुत सारी कंट्रीज़ के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं।
जिसमें एक रिकॉर्ड अचीव किया था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, मोर देन 100 सैटेलाइट्स एक गो में लॉन्च किया था, एंड दैट ऑल वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो अभी न्यूज़पेपर में आपने देखा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में हम लोग बात करें। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले आर्टिकल पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आज का एडिटोरियल था, एंड द एडिटोरियल हेडिंग सेज एनर्जी इंडिपेंडेंट थ्रू हाइड्रोजन। तो ऊर्जा के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट बनिए कैसे? हाइड्रोजन के थ्रू। ये एडिटोरियल में बेसिकली इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया गया। द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ऑफ इंडिया, उसका डिस्कशन जो 2022 में लॉन्च किया गया था उसके बारे में इन्होंने ओवरव्यू एक्चुअली दिया है, ये कैसे ये हेल्प करेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ। तो हम लोग अगर बात करें तो इससे एक्सपेक्टेड जो मेन सा क्वेश्चन बन सकता है वो क्या, तो इससे मेन सा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट इन अचीविंग नेट जीरो इमिशन बाय 2017। तो नेट जीरो कार्बन इमिशन का जो हमारा प्रण है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने ग्लासगो यानी कि COP26 में कमिट किया था कि 2070 तक हमारा कार्बन का इमिशन जो है वो जीरो हो जाएगा, नेट जीरो, उसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको एनालाइज करना है। सो वी विल सी एक्चुअली ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में कि व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। सो अंडर द पॉलिसी इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट कुछ क्या कह सकते हैं इंसेंटिव्स दे रही है जहां पे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा, किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रिक पर्पसेस। तो फ्यूल बेस्ड सेल्स का जो है मैं उसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है वो ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। सो अंडर दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग जोन्स फॉर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए कनेक्टिविटी टू द ISTS यानी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड फ्री ट्रांसमिशन फॉर 25 years if the production facility is commissioned before June 2025। तो पर्क्स ये हैं कि अगर जून 2025 से पहले कोई ऐसी फैसिलिटी सेटअप करता है तो उनको ये सारे सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, कि क्या क्या, सबसे पहले प्रोडक्शन के लिए उनको दिया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग जोन सेटअप के लिए, साथ साथ उनकी कनेक्टिविटी इंश्योर की जाएगी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम में और प्रायोरिटी बेसिस पे, और दूसरा उनको फ्री ट्रांसमिशन यानी कि बिना टैक्स के इंटर स्टेट ट्रांसमिशन मिलेगा 25 साल तक के लिए, अगर वो प्रोडक्शन का काम 2025 जून से पहले कमीशन कर देते हैं। दिस मीन्स दैट अ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर विल बी एबल टू सेट अप अ सोलर पावर प्लांट इन राजस्थान टू सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी टू ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन असम, क्योंकि कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तो राजस्थान में जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कहाँ पे, असम में सप्लाई कर सकता है विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज नहीं लगेंगे इसके अंदर। Besides, producers will be allowed to set up bunkers near ports for storage of green ammonia for export by shipping। और साथ साथ बंकर्स का भी प्रोविजन दिया जाएगा, बंकर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि स्टोर किया जा सके, किसको? एमोनिया को। ठीक है, देन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड एमोनिया आर अलाउड टू परचेज रिन्यूएबल पावर फ्रॉम द पावर एक्सचेंज और सेटअप रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी देमसेल्व्स और थ्रू एनी अदर डेवलपर एनीवेयर। तो इस तरह से इनको क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है अलग अलग एरियाज़ में कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये सारे पर्क्स एंड इंसेंटिव्स इस ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में देने की बात कही गई है। लेकिन क्या हमारे इसके कुछ चैलेंजेस हैं? तो हम लोगों को चैलेंजेस भी देखना है। जैसे एक प्रोविजन यहाँ पे ये भी है कि प्रोड्यूसर्स को एक फैसिलिटी मिलेगी टू बैंक एनी सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटेड विथ डिस्कॉम्स। मतलब अगर मान लीजिए कि जिसने भी एनर्जी जनरेट किया वो सरप्लस उनके पास है, तो वो सरप्लस एनर्जी को वो क्या कर सकते हैं, किसी डिस्कॉम यानी किसी जो पावर जनरेशन कंपनी है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनको वो बेच सकते हैं। ठीक है, फॉर अप टू 30 days एंड यूज इट एज रिक्वायर्ड। जब यूज़ करना चाहें तो रिक्वायर कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि सिग्निफिकेंस इस पॉलिसी का तो हम लोग अभी समझेंगे, बट चैलेंजेस भी देखना है। सबसे पहले सिग्निफिकेंस, इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एस्टिमेट्स दैट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी मेजर्स विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाई 40 से 50%। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो 40 से 50% तक कम कर देगा ये पॉलिसी, ऐसा कहना है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। साथ साथ फ्यूल्स लाइक ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन एमोनिया आर वाइटल फॉर एनी नेशंस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल एनर्जी सिक्योरिटी। तो एनर्जी सिक्योरिटी अचीव करना बहुत लोगों के लिए आसान है, बट वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, ये चीज़ करने के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, ग्रीन हाइड्रोजन की ज़रूरत और ग्रीन एमोनिया का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, आज नहीं तो आज के कुछ दिन बाद। तो क्यों ना हम अभी से इस चीज़ को समझें।
एंड इंडिया हैज़ ऑलरेडी कमिटेड टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, तो इसमें इस पर्टिकुलर पॉलिसी का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉलिसी. लेकिन लाइक अदर पॉलिसीज ऑल्सो देर आर सर्टेन चैलेंजेस जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं. पहला, चार्जेस ऑन ट्रांसमिशन. क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में लगभग 50 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगता है. 1 किलोग्राम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए इट टेक्स अबाउट 50 किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो चार्जेस जो ट्रांसमिशन में लग रहे हैं उसका क्या, अल्टीमेटली हम लोग को फिर प्रॉब्लम होगी सप्लाई और मैनेजमेंट में. दूसरा, लेसर कॉस्ट इफेक्टिव दैन ग्रे हाइड्रोजन. तो जो ग्रे हाइड्रोजन होता है उससे ये लेसर इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है. कैसे? तो अब हाइड्रोजन के अलग अलग टाइप होते हैं. ग्रे हाइड्रोजन इट कंस्टिट्यूट्स इंडियाज बल्क प्रोडक्शन, और ये डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन से जो हम लोग निकालते हैं बाई प्रोडक्ट इसका CO2 होता है. ये कार्बन जो हमारा हाइड्रोजन है उसको यूज़, एक्सप्लोरेशन उसका यूज़ जो है वो थोड़ा सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है. ब्लू हाइड्रोजन जो कि फॉसिल फ्यूल से निकलेगा और इसके बाई प्रोडक्ट है CO और CO2. एंड ग्रीन हाइड्रोजन जो है इट इज जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर या विंड. तो इसमें जो है वो क्या होगा, अगर हम बात करें तो ये क्या है, लेस कॉस्ट इफेक्टिव है दैन ग्रीन हाइड्रोजन. तो दूसरा चैलेंज. तीसरा चैलेंज, रिलक्टेंस ऑफ स्टेट्स. तो स्टेट्स भी नहीं चाहेंगे जल्दी से जल्दी इस पे आना बिकॉज ऑफ देयर मोनोपोली इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन. तो स्टेट्स, आपको पता है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्कॉम्स है उसमें स्टेट्स बहुत बड़ी मोनोपोली होल्ड कर रहे हैं आज के टाइम पे. तो वो भी नहीं चाहेंगे कि वो क्या करे, वो इस पॉलिसी के तहत जुड़ने की कोशिश करे. दूसरा, प्रोड्यूसर जो होंगे उनको मार्जिन बहुत कम मिल रहा है. इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है बट उनको अपने के प्रोडक्शन और जो उनको मिल रहा है उसके बीच मार्जिन जो है वो बहुत ही कम है. तो ये एक चैलेंज है. एंड दूसरा, जो बहुत ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका ओवरऑल हम लोग बात करें अगर कि नेट वर्थ हो गया, टर्नओवर हो गया, या फिर एरिया जो है वो बहुत ही क्या है, स्मॉल है, नैरो है. वहाँ के जो इंडस्ट्रीज हैं दे विल बी अनविलिंग टू सेटअप दिस टाइप ऑफ कंपनीज, या जो हम पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात हम लोग कर रहे हैं. तो दीज आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ऑफ इंडिया. बट डिस्पाइट द चैलेंजेस वी नीड टू फिगर आउट कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आज नहीं तो कुछ टाइम बाद दिस इज ओनली द वे आउट. तो व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स. तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल क्या होगा कि आप खुद इसमें इंसेंटिवाइज करो. यू शुड प्रोमोट इंडस्ट्रीज कि आप इसकी तरफ जाएं. मोनोपोली कब तक, मोनोपोली से आप बाहर निकलें. तो स्टेट गवर्नमेंट का ये रोल होना चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए कि इट शुड प्रोवाइड कंसेशनल फाइनेंस टू द डिस्कॉम्स इन सच स्टेट्स टू क्लियर देयर ड्यूज. दैट मीन्स कि अगर डिस्कॉम्स की मोनोपोली थी वो लोग इससे रेजिस्ट करेंगे तो क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेशन फाइनेंस दे दे किसको, डिस्कॉम्स को, ताकि वो क्लियर कर दे अपना ड्यूज, ताकि इसकी तरफ शिफ्ट कर सकें. फिर डिमांड जनरेशन भी कराना होगा सेंटर को ही, क्योंकि जब डिमांड जनरेट होगा तो अल्टीमेटली पीपल विल शिफ्ट, इंडस्ट्रीज विल शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन. एंड इंसेंटिवाइजिंग इंडस्ट्रीज, और जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इंसेंटिवाइज करो कि आप भले छोटे इंडस्ट्रीज क्यों ना है बट अगर आप इसको ऑप्ट करेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे सरकार की तरफ से. सो दीज ऑल 4 थिंग्स कुड बी डन इन ऑर्डर टू प्रोमोट ग्रीन हाइड्रोजन विच इज़ इन द पॉलिसी. 2022 में जो पॉलिसी आई है उसके तहत हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ पे हम लोग ध्यान दें. तो आई होप आपको ये जो एडिटोरियल है वो अच्छे से समझ में आया. नाउ वी विल बी एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमने देखा था मेंस का. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन. बैन ऑर्डर्स इन रुड़की स्टॉप धर्म संसद. तो धर्म संसद नाम का एक तरह से कह सकते हैं एक मीट जो था वो ऑर्गेनाइज करने की बात कही गई थी. ठीक है, लेकिन उसके पहले ही उत्तराखंड ने क्या जारी कर दिया, उत्तराखंड में सेक्शन 144 ऑफ CRPC. तो CRPC की धारा 144 लगाकर वहाँ पर क्या रिलीज कर दिया गया, क्योंकि जैसे CRPC की धारा 144 लगती है तो होता क्या है उसके अंदर क्या होता है कि 2, 3 या 4 से ज़्यादा लोग की जो असेंबली है इट बिकम्स अनलॉफुल. सो द असेंबली ऑफ 4 और मोर पीपल बिकम्स अनलॉफुल. और इसके तहत धर्म संसद अगर किया जाता है ऑर्गेनाइज तो वो भी अनलॉफुल होता है एंड पीपल वुड हैव बीन अरेस्टेड. इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जो आप कुछ दिन पहले जो यात्रा जो थी उसके ऊपर जो स्टोन पेल्टिंग हुआ था उसको लेकर यहाँ पर एक तरह से क्या था, एक कम्युनल आप कह सकते हैं गैदरिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जिसके ऊपर हाईकोर्ट ने डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दिया था उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि अगर ऐसा कुछ होता है
और इस दौरान कोई हेट स्पीच होती है, कुछ भी ऐसा इवेंट होता है, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी एंड द आईजी, दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ऐसा हाईकोर्ट ने बोला था। दैट इज वाई क्या लागू कर दिया गया सेक्शन 144, और इस दौरान कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया सेक्शन 151 के तहत। सेक्शन 151 says that a police officer knowing of a design to commit any cognizable offense may arrest without orders from a magistrate, बिना ऑर्डर्स के अरेस्ट कर सकता है, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि उनको लगता है कि ऐसा कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस वो इंसान कर सकता है। तो कुछ लोग जो वहाँ मौजूद थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो आपको यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है सेक्शन 144, सेक्शन 151, ये सब आपको देखना है। और दूसरा एक चीज़ क्या देखना है आपको कि हमारे यहाँ का जो सेक्युलर फैब्रिक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि सेकुलरिज्म के थ्रेट्स को लेकर, करंट इवॉल्वमेंट या रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन सेकुलरिज्म, तो ये सब कुछ चैलेंजेस आप उसमें ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे दो न्यूज़ आपको दिखेगा, दोनों प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, जुंता कोर्ट जेल्स सू क्वी फॉर 5 years फॉर करप्शन। तो आपको पता है कि जुंता कोर्ट जो है वो कहाँ पे है? जुंता गवर्नमेंट जो है वो म्यांमार की जो मिलिट्री रूल है उसको जुंता गवर्नमेंट बोलते हैं। एंड दे डिस्पोज्ड ऑफ आंग सान सू की, जो म्यांमार में इलेक्टेड लीडर थी, उनको उन्होंने हटाया था और उन्हीं को भी 5 साल की जो है वो करप्शन के लिए जेल की टर्म सुनाया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो आपको ये जानना है कि इनके ऊपर 11 करप्शन केसेस थे और इसमें पहला 11 में से पहले में करप्शन के गिल्टी पाए जाने पर इनको सज़ा सुनाई गई है। और अगर इनके सारे करप्शन चार्जेस को काउंट किया जाए तो एस्टिमेटेड 190 साल की सज़ा इनको दी जा सकती है। सो दिस वाज न्यूज़। बट आपको यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए क्या जानना है? आंग सान सू की जो पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर थी, जिनको हटाया गया बाय मिलिट्री रूल क्योंकि वहाँ मिलिट्री कू हुआ था, और जुंता गवर्नमेंट जो है वो मिलिट्री गवर्नमेंट का नाम है, कहाँ के? म्यांमार के। और इधर चाइना रिपोर्ट्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H3N8 बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू का पहला केस, ह्यूमन केस चाइना में रिपोर्ट किया गया है। ये आपको बस जानना जरूरी था कि H3N8 वेरिएंट इज अ कॉमन इन हॉर्सेज एंड डॉग्स एंड हैज़ इवन बीन फाउंड इन सील्स। तो जनरली H3N8 जो है वो बर्ड फ्लू का एक वैसा वर्जन है जो किस में पाया जाता है? इट इज़ फाउंड मोनली इन हॉर्सेज एंड डॉग्स, और साथ साथ किसी किसी सील्स में भी पाया गया है। ठीक है, तो ये आपको जानना था H3N8 बर्ड फ्लू चाइना में पहला केस पाया गया। नाउ कमिंग टू द प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर द डे। पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो हैज ब्लैकलिस्टेड इंडिया फॉर टैक्स इन्फोर्समेंट ऑफ IP right. China, Russia and Argentina are other countries that have been blacklisted among with India. Which of the obvious statements is are करेक्ट? तो आप जब देखेंगे इस स्टेटमेंट को तो आपको मालूम है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड इंडिया में बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है, सो यूनाइटेड स्टेट्स हैज ब्लैकलिस्टेड चाइना, इंडिया, रशिया एंड अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया एंड वेनेजुएला। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। एंड इंडिया इज इन द प्रायोरिटी वॉच, इंडिया प्रायोरिटी वॉच पे था लास्ट ईयर से ही। एंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डिजाइन, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज डिजाइन टू प्रमोट द वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इन्वेंशन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा के लिए वीपो जो है वो काम करती है। तो इसलिए वो स्टेटमेंट जो है वो सही था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग RISC-V प्रोग्राम। First, the program aims to create future generations of microprocessor to enhance India's strategic focus on computing and digitization. ठीक है, दिस इज करेक्ट। एंड सेकेंड, द प्रोग्राम इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग इस बारे में देखते हैं, द विच ऑफ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करें। सो आपको पता है कि जो RISC-V प्रोग्राम इट हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, एंड द प्रोग्राम एम्स टू क्रिएट फ्यूचर जनरेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर दैट विल सर्व द नीड ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन मोबिलिटी। उसके ऊपर फोकस करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया। दैट इज वाई फर्स्ट जो सेकंड स्टेटमेंट था वो गलत था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोड्यूसिंग सोलर एनर्जी हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो इसमें सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का हाईएस्ट टू लोएस्ट जो है वो आपको क्या करना है? अरेंज करना है। तो आपको इतना पता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो किसका है? चाइना का है, और इंडिया 4th नंबर पे है सोलर प्रोडक्शन में। तो हम लोग बात करें तो फर्स्ट पे चाइना 1 और 2 इसमें है। ठीक है, और जब हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इंडिया का 4th रैंक है। तो उसके पहले कौन कौन सा है? टॉप 10 कंट्रीज आप देखिए, चाइना, US, जापान, इंडिया, जर्मनी। तो चाइना, इंडिया, US, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, साउथ कोरिया एंड वियतनाम जो है वो करेक्ट ऑर्डर है टॉप 10 सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का।
फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग H3N8 बर्ड फ्लू, जो अभी कहाँ पे हमने देखा न्यूज़ में, चाइना में रिपोर्ट किया गया है. द फ्लू इज कॉमन इन हॉर्सेज एंड डॉग्स एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन. The virus in humans is treated using vaccine which is resistant with genes from viruses that have been detected previously in the human body. Which of the following statement is correct? तो हमने देखा था horses and dogs की पॉसिबिलिटी थी वहाँ पे. और अगर हम बात करें तो this is common in horse and dog has been found in seals. Prior to this instance to human case of have not been reported. That is why कि इस केस का हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि the H3N1 virus in the human case is a reassortant with genes from viruses have been detected previously in poultry and wild birds. तो ह्यूमन में डिटेक्ट नहीं किया गया, तो कैसे हम लोग वैक्सीनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं? दैट इज वाई दैट स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग. देन लास्ट क्वेश्चन, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? गंगा, नर्मदा, कृष्णा या चेनाब. तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन जो है वो ले किया था इन जम्मू कश्मीर ओवर चेनाब, जिसको पाकिस्तान अपोज कर रही थी. सो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन चेनाब रिवर. ठीक है. सो दिस वाज फ्रॉम टुडेज डिस्कशन. हम लोग फिर कल आपके साथ मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.